नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार विधानसभा चुनाव में बम्पर नतीजों के बावजूद एनडीए में मुख्यमंत्री और सरकार गठन का रास्ता अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और उधर सरकार इस बम्पर जीत को लेकर सवाल लगातार जारी हैं। कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक हो रही है एसआईआर को लेकर और ईवीएम को लेकर, मतलब वोट चोरी को लेकर और इन चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर, और इधर बिहार में विपक्ष लगातार इन पर सवाल उठा रहा है। तमाम तरह के दस्तावेज और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और वो सामने लाए जा रहे हैं कि किस तरीके से वोट चोरी का ये पूरा खेल किया गया है। और उधर एनडीए को अगर देखें तो अभी तक यहां स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि 20 तारीख को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन कई मुद्दों पर अभी भी बीजेपी और जेडीयू के बीच तमाम जो गतिरोध है वो बना हुआ है और बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा गतिरोध स्पीकर के पद को लेकर है जो बीजेपी और जेडीयू के बीच बना हुआ है। और इसी वजह से अभी तक एनडीए के विधानमंडल दल की बैठक नहीं हो पाई है और उसमें नेता नहीं चुना जा सका है। कल बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने वाली थी वो भी टल गई। क्यों टल गई, इसको लेकर भी सवाल है। लेकिन इतनी बम्पर जीत के बावजूद अगर सरकार के गठन को लेकर अभी भी अनिश्चितता की स्थिति है तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि अभी भी चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में कोई अभी नरमी नहीं आई है। अमलेंदु जी, जिस तरह से ये बातें हो रही हैं और स्पीकर के पद को लेकर अगर ये पूरा का पूरा उलझन अभी बनी हुई है तो ये साफ है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच आपसी जो एक समझ होती है वो समझ दिखाई नहीं पड़ रही है और दोनों ही पार्टियों को आशंका है कि कोई भी पार्टी कभी भी खेल कर सकती है। नीतीश कुमार कभी भी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं और बीजेपी कभी भी जेडीयू को तोड़ सकती है या नीतीश कुमार को अलग करके वो सरकार बना सकती है, क्योंकि स्पीकर के पद पर दोनों ही पार्टियां दावेदारी कर रही हैं और उसकी वजह से अभी तक सरकार के गठन का रास्ता साफ नहीं हो पा रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, सरकार के गठन का रास्ता साफ नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार का नाम जो है वो पारित नहीं हो पा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी अपने दांव चल रही है, नीतीश कुमार अपने दांव चल रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बनना चाहते ही हैं, लेकिन साथ साथ वो विधानसभा का अध्यक्ष का पद भी चाहते हैं। और चूंकि नीतीश कुमार को पहले से ही शंका रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को तोड़ सकती है, यानी जनता दल को तोड़ सकती है, तो नीतीश कुमार पहले से तैयारी करके चलना चाहते हैं कि भाई विधानसभा अध्यक्ष हमारा ही होगा। और ये उन्होंने दोनों बार जब वो रहे तब उन्होंने इस तरीके से किया, तो अपना चाहते हैं वो विधानसभा अध्यक्ष। तो नीतीश कुमार ने जो शर्तें रखी हैं, बीजेपी उन शर्तों को मान नहीं रही है, क्योंकि बीजेपी को आज नहीं तो कल ये तो करना ही है कि उनकी पार्टी तोड़ी जानी है। तो बीजेपी जेडीयू का नहीं चाहती स्पीकर जो है वो चाहती है कि उसका अपना स्पीकर हो, और नीतीश कुमार इस पर अड़े हुए हैं कि स्पीकर भी नीतीश कुमार का होगा, मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार बनेंगे। जी बिल्कुल, तो स्पीकर और मुख्यमंत्री को लेकर तो कोई अब दिक्कत नहीं है, ये माना जा रहा है कि स्पष्ट है। हालांकि अभी भी एनडीए ने अपने विधायक दल का नेता नहीं चुना है, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर अब सहमति बनी हुई है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। पर स्पीकर के नाम को लेकर विवाद है, क्योंकि नीतीश कुमार भी जेडीयू का स्पीकर चाहते हैं। बीजेपी को दोनों डिप्टी सीएम की कुर्सी देने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, माना जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन स्पीकर के पद को लेकर अवरोध बना हुआ है और इसी वजह से ये तमाम जो बैठकें हैं टाली जा रही हैं। पहले 19 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 तारीख को होना था। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं बिहार में दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा है कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन इसकी कोई अभी औपचारिक सूचना नहीं आई है अमलेंदु जी कि शपथ ग्रहण समारोह 20 तारीख को ही होगा। 20 तारीख को पहले ये तो तय हो किसका होगा, तब 20 को तय होगा। अभी जब बैठक ही नहीं हो पाई है और बैठक चल रही है लगातार, तो कैसे 20 को शपथ ग्रहण होगा और किसका शपथ ग्रहण होगा। और दिलीप जायसवाल के कहने से क्या होता है, दिलीप जायसवाल तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आएंगे और यानी कौन कौन मंत्री और संतरी सब आएंगे, ठीक है आएंगे, लेकिन आएंगे किसके शपथ ग्रहण समारोह में, ये बात जो है होना चाहिए। तो साफ तौर पर एक तरीके से देखा जाए तो अभी ये तय नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बीजेपी क्या खेल करेगी और नीतीश कुमार की क्या बातचीत लालू प्रसाद यादव से चल रही है। इसको लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि उनकी किसी से लालू प्रसाद यादव से किसी बैकडोर से बातचीत चल रही है। तो ये सारी चीज़ें लग ये रहा है कि नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं बीजेपी के दांव का कि बीजेपी पहले क्या दांव चलती है। इसीलिए नीतीश कुमार ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है मुख्यमंत्री के पद से,
ताकि बहुत सी चीज़ें संवैधानिक तौर पर उनके हाथ में नहीं। हालांकि 22 नवंबर से पहले पहले तो विधानसभा भंग हो ही जाएगी, लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो एक संवैधानिक संकट की स्थिति तो पैदा हो सकती है। जी बिल्कुल। तो क्या कुछ होता है, 20 तारीख को शपथ ग्रहण होता है या नहीं होता है, इसके बारे में कयास अभी भी लग रहे हैं। और सबसे जो बड़ा पेंच फंसा हुआ है वो है स्पीकर के पद पर, यानी विधानसभा अध्यक्ष किस पार्टी का होगा। चूंकि इस तरह की जब हंग असेंबली होती है या हंग पार्लियामेंट होती है तो उसमें स्पीकर का रोल बहुत बढ़ जाता है। और इस स्थिति में जो सरकार का नेतृत्व करता है, यानी राज्य में अगर मुख्यमंत्री है, उसकी कोशिश होती है कि वो उसी की पार्टी का, उसका खास कोई व्यक्ति, पार्टी का ही नहीं बल्कि कोई खास व्यक्ति स्पीकर की कुर्सी पर बैठे। और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने किसी खास व्यक्ति को इस कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। बीजेपी इस पद को अपने पास रखना चाहती है और बीजेपी की लिस्ट में शायद जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, उनका नाम बताया जा रहा है कि बीजेपी उनको स्पीकर बनाना चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार स्पीकर का पद किसी तो बीजेपी को कतई देना नहीं चाहते हैं। अब ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इसमें इस जो विवाद है इसमें नीतीश कुमार की जीत होती है या फिर बीजेपी की जीत होती है, यानी स्पीकर किस पार्टी का बनता है। और लेकिन इधर बीच जो लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि SIR, वोट चोरी, वो मुद्दा धीरे धीरे और गहराता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे उसके सबूत सामने आते जा रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव को विपक्ष ने अपना नेता चुन लिया है और सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं नेता चुना गया है और उसको लेकर उन्होंने बधाई दी है, लेकिन बिहार की पूरी चुनावी प्रक्रिया पर जबरदस्त सवाल उठाए हैं। सुनेंगे क्या कहा है कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने। बिहार में जो चुनाव के नतीजे आए हैं, किस तरह का वो जनादेश है, उस पर उन्होंने टिप्पणी की है। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता चुने गए हैं, इसकी बहुत बहुत बधाई। ये जनादेश नहीं, ये ज्ञानादेश है। अगर ये जनादेश होता तो हमें पूरी उम्मीद थी कि आज की डेट में तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता नहीं, सत्ता पक्ष के तेजस्वी भव बिहार होता। बिहार तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते। लेकिन जिस तरीके से चुनाव में वोट चोरी ही नहीं, वोटों की डकैती हुई और खुलेआम चोरों की वोट चोरी और डकैती हुई, इसके खिलाफ एक बड़ा संघर्ष करना होगा। और ये बड़ा संघर्ष श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश करेगा, पूरे देश का युवा करेगा। लाल किले कांग्रेस के नेता तो ये जनादेश नहीं है, ये ज्ञानादेश है। बार बार ये सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ज्ञानादेश है, यानी ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये उनका आदेश है, उनका जो मैंडेट है, ये जो कुछ भी मिला है, जो एनडीए की जीत हुई है, ये जीत वहाँ की जनता ने नहीं दी है एनडीए को और बीजेपी जेडीयू को, बल्कि ये जीत दिलाई है ज्ञानेश कुमार ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने। यानी पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त बुरी तरीके से इसमें घिरे नजर आ रहे हैं। हालांकि तमाम जो सवाल हैं, तमाम शिकायतें हैं, उनका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया है और अब लगता है कि एक बार फिर वो जवाब देने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है, ये इंडिया गठबंधन स्पष्ट कर चुका है। और कांग्रेस पार्टी की आज बैठक भी हो रही है, उसमें SIR के मुद्दे पर भी, चूंकि अभी 26 नवंबर को बिहार के SIR पर सुनवाई होनी है और 12 राज्यों में जो घोषणा की है चुनाव आयोग ने, उस पर भी चर्चा हो रही है कि क्या कुछ करना है। तो एक बड़ी बैठक है कांग्रेस पार्टी की जो आज कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली में हो रही है। लेकिन जी इसमें समीर जी एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, वो भी बता दिया जाए। रोहिणी कोर्ट दिल्ली का और दिल्ली में CRPF के 2 स्कूलों को धमकी मिली बम की, लेकिन अभी तक जांच में कुछ पाया नहीं गया है, मतलब कुछ बरामद नहीं हुआ है। धमकी थी और ये अभी आया है, तो अब जब इस पे खबर जब डेवलप होगी तो वो बताया जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण खबर थी और कि यहाँ दिल्ली के 2 स्कूलों में और एक कोर्ट में बम की खबर थी, लेकिन वहाँ कुछ मिला नहीं है। खैर, और यहाँ जिस तरीके से ये चर्चाएं हो रही हैं और जो आज SIR पर बैठक हो रही है अमलेंदु जी, इसको लेकर इंडिया गठबंधन एक बड़े आंदोलन की तैयारी में, कहा भी गया है। और बिहार के जनादेश को कतई लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जैसा सुरेंद्र राजपूत कह भी रहे हैं कि ये जनादेश नहीं, ये ज्ञानादेश है। हाँ बिल्कुल, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि ये ज्ञानादेश है और ये इसको लेकर बहुत सवाल समीर जी उठ रहे हैं कि ये चुनाव आयोग ने आखिर वहाँ किया क्या है। और सवाल जो है वो सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं
ज्ञानेश कुमार गुप्ता से कि ज्ञानेश कुमार जी बताइए कि ये क्या क्या गड़बड़ चुनाव आयोग ने वहाँ की है, इसका जवाब दीजिए, या तो शपथ पत्र देकर बताइए वरना फिर राष्ट्र से माफ़ी मांगिए, ये उनसे कहा जा रहा है। लेकिन एसआईआर को लेकर आज जो चल रही है बैठक, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे निश्चित तौर पर। लेकिन जो खबरें नीतीश कुमार को लेकर आ रही हैं समीर जी, वो बीजेपी को परेशान करने वाली खबरें निश्चित तौर पर हैं। ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। दिलीप जायसवाल को हम लोग सुन सकते हैं कि दिलीप जायसवाल का आखिर कहने का मतलब क्या है समीर जी। इसका अगर उनको सुना जाए तो ये बेहतर होगा कि दिलीप जायसवाल आखिर चाहते क्या है कहने के लिए, कि जो दिलीप जायसवाल का कहना है, उनका कहना ये है कि बैठक होगी और बैठक में चुना जाएगा और 20 तारीख को जो है वो शपथ ग्रहण होगा। लेकिन दिलीप जायसवाल ये नहीं कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण होगा तो किसका होगा, ये नहीं कह रहे हैं। तो इसलिए चर्चाएं ज़्यादा जो है वो चल रही हैं। इधर जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने भी आज अपनी एक बैठक की है और प्रेस से वार्ता की है, तो वो भी हम लोग देखेंगे कि प्रशांत किशोर जो एक बड़ा भारी समझे जा रहे थे कि एक मुद्दा है, तो प्रशांत किशोर किस तरीके से वहाँ फेल होते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल। तो यह कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो है यहाँ पर चुनाव आयोग की भूमिका का, और किस तरीके से ये चुनाव जिताया गया है, ये चर्चाएं हो रही हैं। और ये आप जो विजुअल्स देख रहे हैं, ये कांग्रेस मुख्यालय के हैं दिल्ली में, और इंदिरा भवन के वहां पर आज एक बड़ी बैठक हो रही है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हीं के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है, और क्या कुछ उसमें तय होता है, उस बैठक का नतीजा क्या निकलता है, इस पर भी हमारी निगाह रहेगी। अपडेट करेंगे आपको। लेकिन एसआईआर, वोट चोरी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर इंडिया गठबंधन अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। और यहां पर जो बात कही अमलेंदु जी ने कि बीजेपी के जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनकी बातों का मतलब क्या है? क्या अभी भी नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए में सहमति नहीं बनी है, या फिर नीतीश कुमार शपथ लेंगे ये तय हो चुका है? सुन लेते हैं दिलीप जायसवाल को क्या कह रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं वो। कौन आएंगे? कल विधायक दल की बैठक है, उसके बाद फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, और 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में मनाया जाएगा। और इसमें अपने यशस्वी, दुनिया के लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और उनके साथ साथ हमारे सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता, विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और समाज के गणमान्य लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है। और साथ साथ जिस महान मतदाता ने अपार जन समर्थन फिर एक बार एनडीए सरकार को दिया है, सभी आम मतदाता को भी इसमें आमंत्रित किया जा रहा है। और करीब 2 से 3 लाख लोग इस ओथ शिरोमणि में, शपथ ग्रहण समारोह में उनकी उपस्थिति, ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज होगी। और इस बार हम शपथ जो लेंगे, विकसित बिहार के सपना को पूरा करने का शपथ लेने जा रहे हैं, और बिहार विकसित होगा, यही हमारा शपथ होगा। कल आरजेडी की और तो शपथ ग्रहण ये कह रहे हैं 20 तारीख को, लेकिन आधिकारिक कोई सूचना इसकी नहीं आई है। और जिस बैठक की बात कर रहे हैं कि एनडीए की बैठक होगी और विधायक दल का नेता चुना जाएगा, अभी पार्टियों के विधायक दल के नेता नहीं चुने गए हैं। और कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक थी, अमलेंदु जी, टाल दी गई। इन सब के पीछे क्या कुछ चल रहा है, और ये सारी चीजें बता रही हैं कि 20 तारीख को भी शपथ ग्रहण हो पाएगा या नहीं। और ये दिलीप जायसवाल जो बता रहे हैं कि साहब इतने लाख लोगों को बुलाया गया है, फलाने आएंगे, लेकिन आएंगे किसके? भैया दूल्हे का नाम तो बताओ, शादी किसकी है? वो शायद उसी पे छोड़ रहे हो कि जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें चुना जाएगा। हाँ तो ठीक है, चुना जाएगा, तो लेकिन किसको चुना जाएगा? कुछ तो संकेत दो भाई। नीतीश कुमार का अगर बीजेपी चुनने वाली है तो कम से कम बीजेपी के नेता तो बोलना शुरू करेंगे नीतीश कुमार चुने जाएंगे। तो नीतीश कुमार के लिए क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं बोल पा रहे हैं।
अमित शाह भी नहीं बोल रहे हैं, दिलीप जायसवाल गोल गोल घुमा रहे हैं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो नीतीश कुमार का नाम क्यों नहीं ले पा रहे? और इधर नीतीश कुमार गवर्नर से मिलने जाते तो कहते हैं 19 तारीख को विधानसभा भंग कर दीजिएगा, मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो भाई इस्तीफा क्यों नहीं दिया आपने? और ये सशर्त क्या होता है कि फला तारीख को कर दीजिएगा, आप नहीं भी करते तब भी गवर्नर कर देता। वो तो है ही है। तो इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब कल तैयारी थी पहले नीतीश कुमार की इस्तीफा देने जाने की, लेकिन जब बीजेपी से बात नहीं बनी और बीजेपी की बैठक टली तो नीतीश कुमार का इस्तीफा भी टल गया। इसका मतलब शपथ ग्रहण समारोह पर ग्रहण लग गया है, ये साफ तौर पर अभी समझ में आ रहा है। और नीतीश कुमार ने जो पेच फंसाया है उस पेच में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारे अभी भी लूप होल्स दिखाई पड़ रहे हैं कि इस समय नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि ये बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि बीजेपी अभी नीतीश कुमार के नाम की जगह किसी और का नाम नहीं प्रस्तावित करने वाली है, लेकिन आगे भी यही चलेगा, इसको लेकर आशंकाएं जबरदस्त हैं और ये आशंकाएं बीजेपी में भी हैं और जेडीयू में भी हैं। इसीलिए स्पीकर के पद पर दोनों ही पार्टियां अड़ी हुई हैं कि ये पद किसके पास रहेगा। और उधर ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि एनडीए को इतनी बड़ी जीत कैसे मिली। वो जीत हासिल हुई है जिसकी कल्पना एनडीए के नेताओं ने भी नहीं की थी, नीति निर्धारकों ने भी नहीं की थी, उन लोगों ने भी नहीं की थी जो लोग टारगेट फिक्स करते हैं और लोगों के सामने दावे के साथ कहते हैं कि हम इतनी सीट पाएंगे। वो लोग भी केवल 160 सीटों का ही टारगेट फिक्स कर पाए थे। राकेश सिन्हा है झारखंड में कांग्रेस पार्टी के नेता, वो भी कह रहे हैं कि ये जीत ये जनादेश नहीं है, ये ज्ञानादेश है। सुनते हैं राकेश सिन्हा को, क्या कहा उन्होंने। नहीं, देखिए, हमें ये लगता है कि बिहार में जनादेश नहीं प्राप्त हुआ है। बिहार में जनादेश के बल पे एनडीए नहीं आई है, बिहार में ज्ञानादेश के बल पर एनडीए सत्ता में आई है। तो हाँ, ये जरूर कहा जा सकता था कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मिलकर अगर वहां चुनाव लड़ता तो कहीं न कहीं स्वाभाविक तौर पे वोटों का इजाफा और गठबंधन के अंदर होता। लेकिन चूंकि ज्ञानेश गुप्ता जी ने यह तय कर दिया था कि बिहार में एनडीए की सरकार बनानी है, तो जब ज्ञानेश गुप्ता जी ने तय कर दिया था कि एनडीए की सरकार बिहार में बनानी है, तो कोई भी गठबंधन लड़े, चुनाव आयोग तो क्लियर रिजल्ट दे दिया। 7 करोड़ 42 लाख वोटर, ये चुनाव आयोग ने ही कहा, और वोटिंग के बाद 7 करोड़ 45 लाख निकले। आपने 69 लाख वोट काटे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि आप उसका नाम पब्लिश करो, पब्लिश नहीं हुआ। 21 लाख नए वोटरों का नाम पब्लिश नहीं हुआ। तो ये तो कुमार ज्ञानेश हो या ज्ञानेश हो, ये तो उनका माइंडेड है, ये लोकतंत्र का माइंडेड बिहार में नहीं है। लोकतंत्र का अगर माइंडेड मिलता तो एनडीए पूरी तरह से बिहार में साफ हो चुकी थी। तो राकेश सिन्हा झारखंड कांग्रेस के नेता हैं और ये कहा कि अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव होता तो साफ हो गया होता एनडीए, बीजेपी साफ हो गई होती, ये वो कह रहे हैं। यानी एनडीए की जो आंधी थी वो आंधी दिखाई पड़ रही थी, वास्तविक आंधी जो थी वो इंडिया गठबंधन की तरफ थी, लेकिन जो कुछ चुनाव आयोग ने किया है उसकी वजह से वो एनडीए को उसका फायदा मिल गया और एनडीए इतने बम्पर वोट से चुनाव जीत गया। सवाल इसको लेकर उठ ही रहे हैं क्योंकि लगातार वहां पर जमीन पर इस तरह की चीजें नहीं दिखाई पड़ रही थी कि एनडीए को इतनी बड़ी जीत हासिल होने वाली है। हालांकि उसके इंतजाम जरूर किए थे चुनाव आयोग ने और चुनाव आयोग की मदद से सरकार ने किए थे कि कैसे 10-10 हजार रुपए सीधे, जिसको कहा गया कि वोट के लिए रिश्वत दी गई थी, ये अकाउंट में दी गई और बाकायदा सरकारी खजाने से ये पैसे दिए गए। लेकिन इन सब के बावजूद उसका वो असर नहीं दिखाई पड़ रहा था जो नतीजों पर दिखाई पड़ा है, क्योंकि अगर असर दिखाई पड़ रहा होता तो चुनाव के पहले तक बीजेपी के भी नेता इस तरह का दावा नहीं कर पा रहे थे कि वहां ये नतीजे आने वाले हैं, लेकिन वो नतीजे आए। अब इसको लेकर लगातार सवाल उठ ही रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता हैं दीपक बैजल, उन्होंने भी कहा है कि किस तरीके से एसआईआर और चुनाव आयोग ये बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है और इसी तरीके से एक राज्य से दूसरे राज्य में वही पैटर्न दोहराया जा रहा है, चाहे महाराष्ट्र में हो, हरियाणा में हो, दिल्ली में हो या फिर यहाँ बिहार में हो। सुनते हैं क्या कहा है दीपक बैज ने।
हम में तो SIR हो ही रही है। BLOs भी तमाम जो है अलग अलग प्रदेशों से कई स्ट्राइक पे हैं, कई कह रहे हैं प्रेशर है हमारे ऊपर, किस तरीके से देख? जी बिल्कुल, आज AICC ने आज जितने भी SIR वाले राज्य हैं, लगभग देश के 12 राज्य, चुनाव आयोग ने SIR कराए, उन राज्यों को लेकर मुझे लगता है तैयारियों को लेकर आज समीक्षा होगी और मार्गदर्शन भी देंगे। लेकिन उसी SIR राज्यों में से छत्तीसगढ़ भी है, जहां हम लोगों ने छत्तीसगढ़ बूथ, सेक्टर, मंडल, ब्लॉक स्तर में हम लोगों ने बाकायदा अपनी तैयारियां कर रहे हैं और किए हैं, और उसके लिए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी बूथों में निगरानी रखे हुए हैं। देखेंगे छत्तीसगढ़ में भी अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां के BLO को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से कुल मिलाकर SIR को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी गंभीर है और उसको लेकर तैयारियां हम लोगों ने काफी की है, और उसके बाद जो आला कमान का निर्देशन होगा उस आधार पर फिर हम लोग। तो ये कि SIR को लेकर जो बड़ी बैठक हो रही है वहाँ ये आए हुए हैं और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हो रहा है वो बता रहे हैं। लेकिन मणिक्कम टैगोर कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो SIR है ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खत्म करने की कोशिश है। क्यों खत्म करने की कोशिश है, सुनते हैं मणिक्कम टैगोर से। We all know that SIR is an attack on the democratic process itself in the name of deleting the dead voters and others. This has been pushed by the BJP and implemented by the Election Commission. SIR in Bihar has resulted in the 62 lakh voters being deleted, and in Tamil Nadu and other states we are our party organizations in Madhya Pradesh and Gujarat, in 12 states where Andaman and others, our BLA tools are in ground and we are mobilizing the voters to get their votes enrolled. Therefore, this is a huge process with a short time, and there is a lot of pressure on the BLOs. Rajasthan, there is a suicide in Kerala. There is a strike in Tamil Nadu by all the BLOs today. Therefore, it's a lot of pressure on those officers in the ground, and we feel that the Election Commission, without any kind of practicality, they are pushing for it. And Assam, तो मणिक्कम टैगोर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये SIR ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला है। उनका कहना है कि SIR BJP द्वारा आगे बढ़ाया गया है और चुनाव आयोग द्वारा लागू किया गया है। बिहार में इस SIR के बाद 62 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। हमारे BLA जमीनी स्तर पर हैं और हम मतदाताओं को उनके वोट बनवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इसमें बहुत कम समय लगता है और BLO पर बहुत दबाव रहता है। हमने राजस्थान और केरल में आत्महत्या की कई घटनाएं देखी हैं। तमिलनाडु आज सभी BLO हड़ताल पर हैं। जमीनी स्तर पर मौजूद अधिकारियों पर बहुत दबाव है और चुनाव आयोग बिना किसी व्यावहारिकता की से आगे बढ़ा रहा है। और असम में SIR कांग्रेस के मतदाताओं के नाम हटाने में BJP की मदद कर रहे हैं। ये असम में हिमंता बिस्व शर्मा सरकार को बचाने की एक साजिश है, क्योंकि ये सरकार अलोकप्रिय है। हम सभी जानते हैं और असम की जनता उन्हें हराएगी, लेकिन सवाल है कि किस तरीके से हराएगी। यही चीज तो बिहार में कही जा रही थी। और जब पूरी की पूरी मतदाता सूची बदल दी जाएगी और उस मतदाता सूची में भी ऐसे लोग जब वहां पर वोट डालने जाएंगे जो विपक्षी गठबंधन को वोट डालने वाले लोग हैं, तो उनका वोट पहले से ही पड़ा रहेगा। इन सारी परिस्थितियों में कैसे कोई चुनाव दूसरी पार्टी जीतेगी जिसको जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो नहीं चाहेगी। यानी जो सत्तारूढ़ पार्टी और चुनाव आयोग के गठजोड़ के जो आरोप हैं, उन आरोपों के रहते हुए, उन आरोपों के एग्जिस्ट करते हुए कोई विपक्षी पार्टी चुनाव कैसे जीतेगी, बड़ा सवाल है। और इसीलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बहुत बड़ा हमला कह रहे हैं मणिक्कम टैगोर। हाँ, बहुत बड़ा हमला बता रहे हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर। लेकिन इसी के साथ साथ समीर जी, असम में SIR नहीं, कल अधिसूचना जारी की है चुनाव आयोग की, वहाँ SR होगा जी। जो अभी तक बात हो रही थी कि अब तक चुनाव आयोग ने SIR कहीं नहीं कराया, बिहार में पहली बार कराया, इससे पहले SR होता था। वही बात है कि अब असम में SR होगा और उसमें मतदाता को कोई इम्यूनरेशन फॉर्म नहीं भरना है जी। बाकी जहां SIR हो रहा है वहां इम्यूनरेशन फॉर्म मतदाता को भरना है, खुद भरना है। तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर असम में आप SIR क्यों नहीं करा रहे हैं। ये सवाल ज्ञानेश कुमार गुप्ता से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया था, जिसका जवाब ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने अल्ले वल्ले जाने क्या क्या दे दिया था कि वहां NRC हो गई है तो उसकी वहां आवश्यकता नहीं है। NRC से आपको क्या लेना देना है।
जब SIR आप सब जगह करा रहे हैं तो वहाँ भी आप शुद्ध मतदाता सूची बनाइए। क्या चुनाव आयोग असम में जो है वो नहीं चाहता शुद्ध मतदाता सूची बनाना? ज्ञानेश कुमार गुप्ता क्या वहाँ नहीं चाहते शुद्ध मतदाता सूची बनाना? ये जवाब ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने नहीं दिया समीर जी। बिल्कुल इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन अब वहां पर SR होगा, यानी स्पेशल रिवीजन होगा, वहां SIR नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो उसके पीछे भी साजिश देखी जा रही है। यानी SIR को लेकर अब एक बड़ा जो देशव्यापी एक माहौल है, आंदोलन है, वो तैयार हो रहा है। बड़ी बैठक आज कांग्रेस पार्टी की हो रही है दिल्ली में, कांग्रेस मुख्यालय में। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि SIR से जबरदस्त वोट चोरी की जा रही है, इसीलिए खूब दबाव बनाया जा रहा है। इसी भारी दबाव के चलते 3 BLOs ने आत्महत्या कर ली। राजस्थान में मुकेश जांगिड़, केरल में अनिश जॉर्ज, मध्य प्रदेश में उदय भान सिहोरे। ये कैसी जानलेवा कार्रवाई है ज्ञानेश जी? ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है, लेकिन ये सवाल बड़ा अब और भी ज्यादा कह लीजिए कि संदिग्ध हो गया है कि क्यों चुनाव आयोग जल्दी जल्दी SIR कराने की कोशिश कर रहा है। बिहार में जो नतीजा निकला है और इन्हीं नतीजों की आशंकाएं जताई जा रही थी कि SIR का मकसद ही यही है, और आखिरकार वही हुआ। अब यहां 12 राज्यों में क्यों करा रहा है चुनाव आयोग, और उसमें भी असम को छोड़ दे रहा है? तो अपने कार्यप्रणाली ही संदिग्ध है, इसलिए बार बार उस पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल पूरी कार्यप्रणाली पर संदिग्ध है और उस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। और समीर जी, जिस तरीके से वोट चोरी की गई है और इसके लिए सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इधर जो पप्पू यादव हैं, जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। और पप्पू यादव का कहना यह है कि जब तक बैलेट की गिनती हो रही थी, इंडिया गठबंधन आगे था, और जैसी EVM मशीनें खुली तो NDA आगे हो गया। और जो बाबू जगदानंद सिंह हैं, RJD के नेता हैं, उनका तो सीधा सीधा आरोप है कि हर EVM में 25,000 वोट पहले से, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 25,000 वोट पहले से ही डाल दिए गए थे। ये उनका आरोप है। तो हम लोग पहले सुन सकते हैं पप्पू यादव को सुनते हैं क्या कह रहे हैं, किस तरीके से ये मतदान और मतदान में भी उसमें पूरी की पूरी प्रक्रिया में कैसे धांधली की गई है। और सुनेंगे जगदानंद सिंह को भी, कैसे वो बता रहे हैं कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में 25,000 वोट पहले से ही सेट कर दिए गए थे। पहले सुनते हैं पप्पू यादव को। फिर जीविका को आप चुनाव आयोग में आपने जिम्मेदारी भी दे दी, उसके अकाउंट में पैसे भी दे दिए, वाह रे वाह। और 6 तारीख को और 22 लाख वोटर को जो जोड़ा वो भी पता नहीं, 14 लाख लगभग फर्जी वोटर। $7 करोड़ 42 लाख दिखा रहे हो SIR के बाद, और चुनाव वोट में गिर गए 7 करोड़ 45 लाख। तो इतने बड़े पाप प्रक्रिया के बाद पूरा बिहार में इंडिया गठबंधन को पोस्टल बैलेट पेपर में 80% बढ़त है, और EVM में बढ़त हो गई तुम्हारी। EVM पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता है, बैलेट पर कराओ, नहीं किया जा सकता। EVM को लेकर फिर सवाल खड़े कर, मेरा सवाल है तब भी, आज भी, कल भी रहेगा EVM को लेकर। मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं। जो देश EVM बनाया वही EVM पर भरोसा नहीं किया। जो सबसे लोकतांत्रिक देश है वही भरोसा नहीं किया। तो EVM पर भरोसा बिल्कुल नहीं है, पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेगा। ये बात लगातार विपक्षी नेता कह रहे हैं, लेकिन सरकार का या चुनाव आयोग को उस पर कोई संज्ञान नहीं लेना है। सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं जगदानंद सिंह RJD के नेता हैं कि कैसे हर विधानसभा क्षेत्र में पहले से ही 25,000 वोट वो NDA के पक्ष में तैयार रखे गए थे। बहुत बड़े आरोप है, और ऐसे आरोप नहीं, बहुत ही वरिष्ठ नेता है जगदानंद सिंह, यूं ही नहीं लगाएंगे वो आरोप। उनके पीछे उनके पास तमाम साक्ष्य होंगे, प्रमाण होंगे। सुनते हैं जगदानंद सिंह को, क्या कहा उन्होंने। तो यही समझ लो कि सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए कोई ना कोई उपाय किया गया ना। 25,000 वोट हर EVM में पहले से मौजूद था, 25,000 हर EVM में, और इसके बावजूद भी हमारे 25 जीत गए। तो हम लोग इसको सौभाग्य समझते हैं, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि देश जा कहाँ रहा है।
क्या व्यापार है क्या लोकतंत्र? लोकतंत्र व्यापार है। व्यापार करने में आदमी धोखाधड़ी करता है। लोकतंत्र तो शुद्ध एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी जब जगलरी होने लगेगी तो देश बचेगा क्या? तो क्या व्यापार है, बड़ा सवाल उठा रहे हैं। और यहाँ पर जो वास्तव में बहुत जेन्युइन सवाल है कि अगर यही चुनाव प्रक्रिया जो है वो इस तरीके से दोषपूर्ण हो जाएगी, फिर लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा। बड़े वरिष्ठ नेता हैं और बहुत चिंतित होकर ये बात कह रहे हैं अमलेंदु जी। जगदानंद सिंह बिल्कुल बहुत चिंतित होकर कह रहे हैं और बहुत वाजिब सवाल पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र व्यापार तो नहीं है कि आप अपने मित्रों को संसाधनों पर कब्जा कराने के लिए सरकारें बनाएं और सरकारें बिगाड़ें, आप इस तरीके से वोट की डकैती करें और संवैधानिक संस्थाएं आपके साथ खड़ी हो जाएं, तो ये तो व्यापार से आगे की चीज़ है। समझिए, तो शुद्ध कहा जाए कि डकैती है, व्यापार भी नहीं है। तो क्या लोकतंत्र में अब डकैतियाँ भी होंगी इस तरीके की? जनता के हक की डकैतियाँ डाली जाएंगी, वोट की डकैतियाँ डाली जाएंगी? ये सवाल बाबू जगदानंद सिंह पूछ रहे हैं। और ये बाबू जगदानंद सिंह का ही सवाल नहीं है, ये देश के हर आम नागरिक का भी सवाल है कि क्या लोकतंत्र को अब डकैती तंत्र में बदल दिया गया है क्या? ये सवाल जी बिल्कुल, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर चर्चाएं हो रही हैं और तमाम सवाल उठ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। चुनाव आयोग पर सीधे सीधे आरोप, और अब तो पूरा इसको मुहावरा ही दे दिया गया है कि जनादेश नहीं ये ज्ञानादेश है। इतनी क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक धांधली की गई है, धांधली के जो आरोप लगे हैं वो बड़े गंभीर आरोप हैं। और जगदानंद सिंह का जो आरोप है वास्तव में बहुत गंभीर आरोप है। इसकी जाँच होनी चाहिए कि 25,000 वोट हर एक विधानसभा क्षेत्र में पहले से ही मौजूद थे एनडीए के पक्ष में, उसके बावजूद अगर 35 सीटें गठबंधन जीत गया है तो ये तो अपने आप में एक आश्चर्य है। यानी अब आश्चर्य 202 सीटें एनडीए का जीतना नहीं बल्कि 35 सीटें जो है वो गठबंधन का जीतना हो गया। हाँ बिल्कुल, कि ऐसे उसमें 25 सीटें आ भी कैसे गईं। और इससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि आखिर वो कौन से लोग थे बीजेपी के जिनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया कि वो चुनाव नहीं जीत पाए इस सुनामी में भी। तो वो कौन लोग थे? वो बहुत दुर्भाग्यशाली हैं, इसका मतलब ये कहा जाएगा कि सुनामी में नहीं जीत पाए। अरे भाई, जैसे कल भी कहा गया कि भाई देना ही था 243 सीटें दे देते, क्या दिक्कत थी? ये 25 भी आ गए तो काहे 25 या 30 दिया गए? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन जस्टिफाई हो नहीं रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं समीर जी। बिल्कुल, क्योंकि 202 सीटों का मतलब होता है कि वहां पर दिखाई पड़ता कि ये पूरी की पूरी लहर दौड़ रही है एनडीए के पक्ष में, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी और केवल वो दिखाई पड़ी है चुनाव आयोग को, यहां तक कि बीजेपी के नेताओं को भी नहीं। पूरी तरीके से धोखा है ये चुनाव, ये कहा है आरजेडी के नेता मंगनी लाल मंडल ने। सुनते हैं उनको भी क्या कह रहे हैं। और इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और यकीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एसआईआर को लेकर और विश्व चुनाव आयोग के खिलाफ, इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी में भी है इंडिया गठबंधन। सुन लेते हैं मंगनी लाल मंडल को, क्यों बता रहे हैं कि जो बिहार का चुनाव हुआ वो पूरी तरीके से धोखा था। अरे समीक्षा हुई, समीक्षा गहन समीक्षा हुई, ईवीएम का खेल सामने आया, जादू सामने आया, खेला हो गया, धनतंत्र का प्रयोग हुआ, खुल करके पैसा बांटा गया। वो कहीं 10,000 महिलाओं की बात होती तो हमारे 25 भी नहीं आ पाते। वो सब बात कहीं नहीं, वो तो आईवास के लिए है, ये धोखा देने के लिए है। खुल करके प्रशासन जो है, शासन तंत्र नंगा नाच किया, हमारे वर्कर को जगह जगह प्रताड़ित किया गया, थाना पर बैठाया गया, गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया और रात में खुलेआम पैसा बांटा गया। इलेक्शन कमीशन को, ऑब्जर्वर को, सबको जानकारी दी गई, नहीं हुआ और अंत में वोट का खेल हुआ है ये ईवीएम मशीन के द्वारा। ईवीएम मशीन की समाप्ति होनी चाहिए। पुरानी व्यवस्था मतपत्र में अगर स्वतंत्र मतदान होना है, निष्पक्ष मतदान होना है, मतदाताओं की वोट की गिनती है, तो ईवीएम खत्म करके पुरानी व्यवस्था नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के लिए जो प्रावधान है उतनी संख्या बल हमारे पास है। तेजस्वी जी को नेता चुना गया है सर्वसम्मति से विधानसभा में विधायक दल का। अब उनको लालू जी ने, राबड़ी जी ने, बड़ी बहन उनके मीसा भारती ने वहाँ शुभकामना दी, आशीर्वाद दिया। रोहिणी आचार्य जी के बातों को ये सब बात का जवाब मैं दे दूंगा।
तो ये बड़ा आरोप है कि किस तरीके से धोखा है। सीधे कह रहे हैं अमलेंदु जी कि 10,000 अकाउंट वाली बात कुछ नहीं है, केवल उसके बल पर ये चुनाव जीतना ये बहुत बड़ा धोखा है। लोगों को अकूत पैसा बांटा गया है। ये सीधे सीधे आरोप लगा रहे हो, कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर और वहां के चुनाव अधिकारी सबको पता है, उनकी देखरेख में पैसे बांटे गए। बिल्कुल समीर जी, ये आरोप लग रहा है। इसका जवाब तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को देना चाहिए कि भाई आपसे शिकायतें की गई चुनाव आयोग से, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया जी? और क्या हुआ, आपने क्यों बांटने का जो 10,000 रुपया भी बांटने का था आपने क्यों दे दिया इसको? मान लीजिए कल को अब सरकार दूसरी जगह पर चुनाव हो तो वहाँ की राज्य सरकारें कहें कि हम भी बांटेंगे, तब चुनाव आयोग वहाँ देगा अनुमति क्या? तो ये सवाल उठ रहे हैं लगातार। तो ये चुनाव आयोग की इसमें गड़बड़ियाँ हैं और ये चुनाव की गड़बड़ियों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और SIR को लेकर इस बीच समीर जी, प्रशांत भूषण जो सीनियर एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बांग्लादेश के जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, उनको किस तरीके से ले जाया गया और उनको अरेस्ट किया गया कि उन्होंने चुनाव में रिगिंग की थी, उसका एक खबर का जो शॉट, जो स्क्रीनशॉट वो शेयर करते हुए अंग्रेजी में जो लिखा है वो आप जब बताइए कि क्या लिखा है वो। बिल्कुल ये देख सकते हैं, और उन्होंने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं प्रशांत भूषण, और कि दिस विल आल्सो हैपन इन इंडिया वन डे, एक दिन भारत में भी ऐसा होगा, ये उन्होंने। और ये जो खबर है कि बांग्लादेश के पूर्व जो चुनाव आयुक्त थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, और क्यों गिरफ्तार किया गया? चुनावी प्रक्रिया में धांधली के आरोप में ये उनकी गिरफ्तारी है, और ये गिरफ्तार करके ले जाए जा रहे हैं। और उसी तस्वीर को, उसी खबर को का स्क्रीनशॉट लेकर प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि भारत में भी एक दिन ऐसा ही होगा। अब ये उनका कहना है, लेकिन ये जिस तरीके से लगातार धांधली के आरोप लग रहे हैं और चुनाव आयोग उन आरोपों पर संज्ञान नहीं ले रहा है, पूरे के पूरे विपक्ष को, विपक्षी गठबंधन को जिस तरह से वो इग्नोर कर रहा है, सरकार के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है, हल्का फुल्का मामला नहीं है। और कैसे ये पूरा का पूरा लोकतंत्र इससे एक किस दिशा में जा रहा है, इसको लेकर लोग चिंता में है। चिंता जताई जा रही है कि अगर यही होता रहा तो फिर कोई विपक्षी पार्टी कभी चुनाव जीत ही नहीं पाएगी, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के पास पैसा भी है, उसमें अकाउंट में डालने का भी है, उसके पास पुलिस फोर्स भी है, और उसके पास चुनाव आयोग भी है। तब फिर कोई दूसरी पार्टी कैसे जीतेगी? हाँ, सत्तारूढ़ पार्टी कहीं चालेगी किसी छोटे मोटे राज्य में, तो जरूर कोई न कोई विपक्षी पार्टी जीत जाएगी, ये दिखाने के लिए कि यहां पर लोकतंत्र है। लेकिन फिर ये लोकतंत्र वो लोकतंत्र नहीं रहेगा जिसकी वजह से भारत की पूरी दुनिया में प्रशंसा होती रही है अभी तक। और ये वही लोकतंत्र हो जाएगा, यानी चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन लोकतंत्र नहीं है, उन्हीं देशों में गिना जाने लगेगा। बड़ी जो सेक्युलर लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतांत्रिक परंपरा में, प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो इस समय गंभीर चिंता में है इन सब बातों को लेकर। बिल्कुल समीर जी, इन सबको लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है, और जाहिर सी बात है कि ये गंभीर चिंताएं जो हैं वो पूरे देश की तरफ से ये चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और किस तरीके से वोट चोरी की जा रही है। सिर्फ वोट चोरी का एक मसला नहीं है समीर जी, चुनाव जो है वो लोकतंत्र की रीढ़ है। अगर चुनाव भी इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र नहीं होगा तो इस लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा? तो अगर चुनाव प्रक्रिया ही पारदर्शी नहीं है और चुनाव आयोग जो है उसके ऊपर इतने गंभीर सवाल लग रहे हैं, तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र की स्वास्थ्य के लिए अच्छी बातें नहीं है। तो इसीलिए चिंताएं लगातार व्यक्त की जा रही हैं। और ईवीएम मशीनों को लेकर तो अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लोकसभा में कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत जाऊं, तब भी मुझे इस ईवीएम पर भरोसा नहीं है। हाँ, बड़ा वायरल हो रहा है फिर से उनका भी वही बात जो पप्पू यादव ने कही कि पहले भी हमको भरोसा नहीं था और अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं रहेगा। और लगातार वही बात मंगनी लाल मंडल कह रहे हैं कि पुरानी व्यवस्था, बैलेट पेपर से चुनाव हो। लोकसभा में अखिलेश यादव ने ये बात कही थी लोकसभा चुनाव के बाद, चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को जोरदार सफलता मिली थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में। उसके बाद उनसे सवाल किया गया कि क्या आपको अब भरोसा है? उन्होंने कहा पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। सुनते हैं उनका वो बयान, चूंकि इस बिहार चुनाव के बाद उनका वो बयान फिर से वायरल हो रहा है। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म,
जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। तो ये विपक्ष लगातार इस बात की चर्चा, इस बात पर जोर दे रहा है कि उनको नहीं भरोसा है। वो चुनाव जीत भी जाते हैं तब भी भरोसा नहीं है, क्योंकि कुछ राज्यों में जानबूझकर ये चुनाव जिताए भी जाते हैं ताकि ये जस्टिफाई कर सके कि हाँ ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से किस तरीके से हो रहा है, कहीं विपक्ष जीत रहा है और कहीं सत्ता पक्ष। लेकिन जानबूझकर महत्वपूर्ण जगहों पर किस तरीके से उसको मैनिपुलेट किया जाता है ये सबको पता है। पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि हम चुनाव भले ही जीत रहे हो तब भी हमको भरोसा नहीं है। वही बात दोहराई अखिलेश यादव ने तब कहा था, आज उसी बात को कह रहे हैं, पप्पू यादव कह रहे हैं और तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं। इधर एसआईआर को लेकर, ईवीएम को लेकर एक बड़ी बैठक हो रही है कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में, मुख्यालय में। क्या कुछ उसमें होता है, अब उसमें भी अपडेट मिलेगा तो आपको बताएंगे। लेकिन एक बड़ा मुद्दा फिर से बन गया है और बिहार चुनाव के नतीजों ने यह दिखा दिया है कि जो आरोप लगते रहे हैं, खासकर जो नया ताज़ा तरीन आरोप है एसआईआर का मुद्दा, वो आरोप यूं ही नहीं लगे थे। उसका पूरा नतीजा वैसे का वैसे दिखाई पड़ गया जैसे आरोप लगाए जा रहे थे जब एसआईआर की शुरुआत की थी चुनाव आयोग ने। अचानक, उसकी कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी, अचानक उसने कहा कि अब बिहार में हम एसआईआर कराएंगे। हाँ बिल्कुल, ये बिहार में एसआईआर कराएंगे, इसकी कोई भनक नहीं थी। और आप देखिए अचानक से जो है वो घोषणा कर दी जाती है बिहार में एसआईआर होगा। और एसआईआर कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला प्रिजुडिस है कि भाई आपको अधिकार है भी कि नहीं है, और आप उसके आधार पर फिर आगे कराना शुरू कर देते हैं। और फिर ये सवाल है कि भाई अगर आप पूरे देश में एसआईआर करा रहे हैं तो असम में एसआईआर क्यों नहीं करा रहे हैं, वहाँ एसआईआर क्यों हो रही है। और यही दलीलें दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अधिकार नहीं है। एसआईआर कराता है, एसआईआर आप कराते हैं, आपको एसआईआर कराना था। और 2003 के जो दिशा निर्देश थे वो दीजिए। वो 2003 के दिशा निर्देश ही अब चुनाव आयोग को नहीं मिल रहे। समीर जी, ऐसा होता है कि 2003 के दिशा निर्देश आपको मिले ही नहीं। इसका मतलब आपने पुराना डाटा ही सब गायब कर दिया होगा कि 2003 से पहले कौन कौन लोग चुनाव लड़े, कहां से लड़े, कितना जीते, कितना हारे, आपके पास इसका मतलब डाटा ही नहीं होगा। फिर मतलब कोई इस पर कुछ रिसर्च करना चाहे, उस पर कुछ एनालिसिस करना चाहे तो चुनाव आयोग के पास ओरिजिनल डाटा ही नहीं है। हाँ, ओरिजिनल डाटा ही नहीं है। और अगर है तो क्या डाटा बेच रहे हो भाई, कहीं किसी दूसरे देश को बेच रहे हो डाटा, ये बताओ किसी दूसरे देश को बेच रहे हो। आखिर वो डाटा आप क्यों नहीं देना चाहते, वो आपके पास क्यों नहीं है कि 2003 में जो आपने एसआईआर कराया था उसके क्या नियमावली थी, वो आप देना क्यों नहीं चाहते, क्यों नहीं है आपके पास। आरटीआई के जरिए जो ये मालूम पूछा गया तो जवाब आया कि है ही नहीं हमारे पास। ये है चुनाव। बिल्कुल, ये तो चुनाव आयोग कई मामलों में जो उसकी पूरी कार्यशैली है वो संदिग्ध दिखाई पड़ रही है और जवाब चुनाव आयोग नहीं देता है किसी भी सवाल का। किस तरीके से पूरे विपक्ष को इग्नोर कर रहा है, तो ये तो अपने आप में चुनाव आयोग की बहुत बड़ी तानाशाही है कि वो विपक्ष की कोई बात ही नहीं सुनने को तैयार है। और जब सुनेगा भी, कहेगा तो कहेगा ये मिसलीडिंग है, ये गलत है, फेक है। यानी पूरे के पूरे विपक्ष को वो फेक और मिसलीडिंग बता रहा है। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। चुनाव आयोग आखिर कितनी बड़ी ताकत उसके पास है, ये बड़ा सवाल है। और ये ताकत का आधार सरकार है, जो आरोप लग रहे हैं, क्योंकि सरकार का आधार भी चुनाव आयोग है। तो दोनों की मिली भगत के ये आरोप कैसे एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, यही कह रहा है विपक्ष लगातार। और कोई न कोई हथकंडा अपनाया जा रहा है चुनाव जीतने के लिए। सुनते हैं, सांसद हैं समाजवादी पार्टी की जो डिम्पल यादव, वो क्या कह रही हैं। पूरे देश के लिए एक उदाहरण है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी साठ घाट से चुनाव जीतने के जरिए नए नए ढूंढती है। जिस तरह हमने देखा कि एसआईआर ठीक चुनाव से 1 महीने पहले आया और जहां पे 69 लाख वोट्स काटे गए और 24 लाख लगभग नए वोट जोड़े गए। और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने जब लिस्ट मांगी गई कि कौन नए वोटर्स जुड़ रहे हैं, तो यह लिस्ट अभी तक उसने इलेक्शन कमीशन दे नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि एसआईआर
की रणनीति के तहत जिस समय ये लाया गया है, बिहार के चुनाव जीते गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा और इलेक्शन कमीशन द्वारा। मैम लगातार आराम से बिहार जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि बिहार से भी गंगा बह रही है और पश्चिम बंगाल तक जाएगी। ऐसे में पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही स्थिति होने वाली है। हमें तो ये बात करने की, जो अविरल गंगा की बात करते थे, गंगा को साफ करने की बात करते थे, अगर आज आप बनारस में जाके देखेंगे तो घाटों की क्या स्थिति है ये देखने को मिलेगा। और बनारस के लोगों से पूछेंगे तो आपको असलियत सामने दिखाई देगी कि आज हमारे बनारस में घाटों की क्या स्थिति है और आज गंगा की क्या स्थिति है। तो ये किस तरीके से अलग अलग हथकंडे अपनाती है, कह रही हैं डिंपल यादव। और चूंकि हर चुनाव में जो एसआईआर अचानक यहाँ लागू किया, इसलिए कि जो महाराष्ट्र में जो पैटर्न था उसी को दोहराना था, लेकिन वहाँ बहुत सी बातें उनका खुलासा हो गया था। संजय राउत लगातार कह रहे थे, हालांकि वो चीज़ प्रक्रिया यहाँ भी अपनाएगी, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में वोट डिलीट किए गए और उसके बाद कुछ वोट यहाँ पर इंसर्ट किए गए, यहाँ जोड़े गए। हाँ बिल्कुल, यहाँ वोट जोड़े गए और 65 लाख के आसपास वोट काटे गए और 22-23 लाख जो है वोट जोड़े गए। और जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उस दिन 7 करोड़ 42 लाख मतदाता थे और जब चुनाव हो गया तो 7 करोड़ 45 लाख हो गए। तो ये 3 लाख कहाँ से बढ़ गए, इसके बारे में ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी कोई जवाब नहीं दे रहे कि ये कहाँ से आ गए, कौन मतदाता हैं, ये कहाँ से आए, कहाँ चले गए, ये पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी हैं, माफिया हैं, क्या हैं, अलकायदा घुसपैठी हैं, अलकायदा से जुड़े हुए हैं। ये 3 लाख जो मतदाता हैं ये कौन है, ये नहीं बता रहे हैं कि माताओं बहनों के कैसे दे दिए जाएं। तो ये माताओं बहनें जोड़ दी गई हैं 3 लाख क्या है? तो बताओ भाई ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, कुछ तो बताओ, या तो राष्ट्र से माफी मांगो या हलफनामा दो इन 3 लाख वोटों के ऊपर, लेकिन आप दोनों में से कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सवाल जो है लगातार पूछे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और इधर इस चुनाव से गदगद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई पड़े उसी दिन। हालांकि नतीजे तो बहुत देर रात में आए थे, लेकिन उनको पता था कि नतीजे यहीं आने हैं। और उसके बाद वहां बीजेपी के ऑफिस में उन्होंने किस तरीके से इसकी खुशी मनाई, किस तरीके से कांग्रेस के विभाजन की एक बार फिर उन्होंने कल्पना की। ये दिखाई पड़ गया कि उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चलती रहती है, कांग्रेस मुक्त भारत। और वही बात उन्होंने अभी कल यहाँ एक कार्यक्रम में कही है। और उसका उसी तरीके से कि कैसे कांग्रेस का एक तरीके से कांग्रेस खत्म हो, कांग्रेस कमज़ोर हो, वो उसकी कल्पना करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनका बयान भी सुनेंगे, लेकिन उस पर जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आई हैं, लोगों ने सवाल पूछा है कि कांग्रेस को खत्म करने की आप इतनी आकांक्षा क्यों पाले हुए हैं। और दूसरे ये कि क्या कांग्रेस ऐसे ही खत्म हो जाएगी। 10 साल आपने कुछ सीटों पर, आज भी स्थिति ये है कि राज्यसभा में अकेले बहुमत में नहीं है, लेकिन इतने पर भी आपने इतनी आकांक्षा पाल ली। अगर कहीं कांग्रेस के भीतर इस तरह की विपक्षी दलों के प्रति आकांक्षा रही होती, इतने दिनों तक इतने बहुमत के साथ, इतने राज्यों में सरकारें रहने के साथ, उसने तो न जाने क्या किया होता। और यहाँ सवाल उठाए जाते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। हालांकि संविधान को लेकर कैसे संविधान को खत्म करने की कोशिश हो रही है, आरोप लगातार लगते रहते हैं। और जिस तरह से बिहार में चुनाव के नतीजे आए हैं, या पिछले साल महाराष्ट्र और हरियाणा में आए, दिल्ली में आए, वो सारे नतीजे लगातार ये इन आरोपों को पुख्ता कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद किस तरह से ये अपनी इन चीज़ों को भी जस्टिफाई करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल समीर जी, इनको जस्टिफाई करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और प्रधानमंत्री ने जो कल भाषण दिया है, खासतौर से रामनाथ गोयनका अवार्ड जो था, जर्नलिज्म अवार्ड, उसके कार्यक्रम में थे और वहाँ उन्होंने जो बातें की, एक तो वो पढ़े लिखे लोगों के बीच को प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए बातें करने के लिए, लेकिन वहाँ बैठे हुए पढ़े लिखे भी बड़े अजीब टाइप के लोग थे। प्रधानमंत्री जाने क्या अल्लाह बल्ला बोले चले जा रहे थे और तालियां बजा रहे थे। पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो खुद को पत्रकार कहते हैं, तमाम संपादक टाइप के किस्म के प्राणी जो थे, वो प्रधानमंत्री की मतलब ओछी बातों पर भी बड़ी तालियां बजा रहे थे। बहरहाल, लेकिन अशोक गहलोत ने एक बड़ा गंभीर सवाल उठाया है समीर जी, चुनाव आयोग को लेकर। जी एक बार सुनते हैं वो प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, उनका भी वो बयान सुनते हैं कि क्या कुछ कहा उन्होंने और किस तरीके से वो देश के सबसे बड़े विपक्षी दल के बारे में क्या सोच रहे हैं और उस पार्टी के बारे में जिसने आज़ादी के आंदोलन को एक लीड किया और उसके बाद लंबे समय तक देश में शासन किया है, उसके बारे में उनकी क्या राय है। सुन लेते हैं प्रधानमंत्री का वो बयान। नक्सलवाद, माओवादी आतंक का दायरा बहुत तेजी से सिमट रहा है, लेकिन कांग्रेस में ये उतना ही सक्रिय होता जा रहा था। आप भी जानते हैं, बीते 5 दशकों तक देश का करीब करीब हर बड़ा राज्य माओवादी आतंक की चपेट में रहा।
लेकिन ये देश का दुर्भाग्य था कि कांग्रेस भारत के संविधान को नकारने वाले माओवादी आतंक को पालती पोसती रही और सिर्फ दूर दराज के क्षेत्रों में, जंगलों में ही नहीं, कांग्रेस ने शहरों में भी नक्सलवाद की जड़ों को खाद पानी दिया। कांग्रेस ने बड़ी बड़ी संस्थाओं में अर्बन नक्सलियों को स्थापित किया। साथियों, 10-15 साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन नक्सली माओवादी पैर जमा चुके थे, वो अब कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस एमएमसी बना चुके हैं। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस अपने स्वार्थ में देश हित को तिलांजलि दे चुकी है। आज की मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस देश की एकता के सामने बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। ये कांग्रेस के बारे में उनकी ये टिप्पणी है। उससे पहले जब वो बिहार में जश्न मना रहे थे बिहार की जीत का बीजेपी ऑफिस में, उन्होंने कहा कि अब ये फिर टूट जाएगी, इसका विभाजन हो जाएगा। अशोक गहलोत हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने एक ट्वीट किया है और बहुत तल्ख टिप्पणी की है प्रधानमंत्री पर। लिखा है उन्होंने कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी में टूट का सपना देख रहे हैं एवं इस संबंध में जो टिप्पणियां कर रहे हैं एकदम बकवास हैं। मोदी जी को कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करने से पहले अपना घर संभालना चाहिए। आज लगभग 2 साल बीतने के बाद भी भाजपा में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जा सका है, क्योंकि भाजपा और आरएसएस के बीच फूट पड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे एवं श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी तरह एकजुट है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और युवा सभी एनडीए सरकार द्वारा देश के सामने पैदा की गई चुनौतियों से पार पाने में सक्षम है। ये उन्होंने टिप्पणी की है, ये ट्वीट किया है और ज़बरदस्त इस पर और भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस के तमाम नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन इस बात पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को, क्या और कह रहे हैं कि इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ, यानी ये जो अर्बन नक्सल, अमलेंदु जी, कि आप बुद्धिजीवियों पर ही पूरा सवाल खड़ा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बुद्धिजीवी हैं तो आपकी चीज़ों पर सवाल उठाएंगे, आपकी आलोचना करेंगे, और उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्बन नक्सल कहते हैं। अर्बन नक्सल कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं और उन अर्बन नक्सल्स का नाम एक बार फिर प्रधानमंत्री ले रहे हैं। यानी बुद्धिजीवियों से, पढ़े लिखे लोगों से किस कदर नफरत है, क्योंकि वो सवाल उठाते हैं, पूछते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं। आपसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। ये वो लोग हैं जो आपसे सवाल पूछते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आपको बार बार नीचा दिखा रहे हैं और श्रेय ले रहे हैं कि आपने उनके दबाव में आकर पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा था सेना ने, उसको रुकवा दिया, उसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कुछ लोग अगर बचे रहेंगे तो वो सवाल पूछते रहेंगे, और सवाल पूछने वालों से सख्त नफरत है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, सवाल पूछने वालों से सख्त नफरत है, और दूसरा ये कि पढ़े लिखों से बड़ा सख्त नफरत है। अरे भाई, जिस समय आपकी पढ़ने की उम्र थी, आप शाखा में चले गए, तो उसमें पढ़े लिखों का क्या दोष है? उस समय तो फ्री शिक्षा मिला करती थी, आप नहीं गए पढ़ने के लिए, इसमें पंडित नेहरू का क्या दोष है? भाई, आज के समय में अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा है तो वो तो नरेंद्र मोदी का दोष है, क्योंकि आपने फीस इतनी महंगी कर दी है, आपने सरकारी शिक्षा खत्म कर दी है, सरकारी स्कूल आप खत्म कर रहे हैं। लेकिन जब आपके पढ़ने की उम्र थी, उस समय तो सरकारी स्कूल भी थे और पढ़ने का माहौल भी था। पंडित नेहरू ने तमाम शिक्षण संस्थान खड़े किए थे। आप चाहते आप पढ़ सकते थे। आप अगर नहीं पढ़े और शाखा में चले गए और आपने शाखा से इतने गंदे संस्कार लिए कि आप जाने क्या क्या आकर यहाँ बातें सब कर रहे हैं किस तरीके की, तो इसमें किसी दूसरे का क्या दोष है? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद कितनी बार टूटी है, खुद कितनी बार टूटी है जी। और टूटने के बाद वो नेता फिर भारतीय जनता पार्टी में आया। हमको तो अमलेंदु जी सबसे गुजरात में टूटी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने ही इसलिए थे कि टूट गई थी बीजेपी, टूट गई थी। अगर बीजेपी वहां नहीं टूटती तो इनको मुख्यमंत्री बनने का मौका भी नहीं मिलता। और आप याद करिए, यहाँ उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह पार्टी तोड़े, उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और सबसे बड़ी भूल बताया कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिरवाया। सबसे बड़ी भूल बताया वो। उसके बाद माफी मांगी। उमा भारती और खुराना, मदन लाल खुराना, इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। ये भी टूटल हुई। और इस तरीके से यहाँ देखने को आया। इससे पहले जनसंघ तो खत्म ही हो गया।
जनसंघ को तो कांग्रेस ने खत्म ही कर दिया था, तो आप मतलब कहाँ किसकी टूटने की बात कर रहे हैं? ताजा तरीन उदाहरण कि कितना लोकतंत्र है इसका तो आरके सिंह है सबसे बड़ा उदाहरण कि उन्होंने सवाल उठाया, वो भी अपनी पार्टी पर सवाल नहीं उठाया, उन्होंने तो अडानी पर सवाल उठाया कि वो 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है बिजली में वहां पर बिहार में, और उसके बाद उनके इस बयान के कारण पार्टी से निकाल दिया गया। हाँ, और समझिए एसएम कृष्णा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो छोड़ के बीजेपी में गए। आज संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे किरण कुमार रेड्डी, वो बीजेपी में गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे विजय बहुगुणा, वो बीजेपी में गए। पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो बीजेपी में गए। भाई तब कांग्रेस नहीं टूटी, अब शशि थरूर कांग्रेस तोड़ लेंगे। जी, मतलब शशि थरूर को अगर कांग्रेस चुनाव ना लड़ाए तो ग्राम प्रधानी का केरल से चुनाव जीत के नहीं आ सकते, तो वो शशि थरूर अब कांग्रेस तोड़ लेंगे। हालांकि कल के भाषण को लेकर शशि थरूर ने बड़ी प्रशंसा की है नरेंद्र मोदी की, ट्वीट किया उन्होंने, बहुत अच्छी मोदी ने बात की। तो हमने पूछा भी है शशि थरूर से कि भैया आपके ऊपर बहुत भरोसा है मोदी जी को, तो क्या आप तोड़ लेंगे कांग्रेस को, क्षमता है आपके अंदर? अब जवाब आएगा तो हम बताएंगे कि शशि थरूर साहब ने जवाब दिया कि नहीं दिया। बहरहाल शशि थरूर साहब तो खैर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, मजबूरी है उनकी विचारों की, उसमें उनका भी इतना ज़्यादा दोष नहीं है, फंसे हुए हैं वो, तो वो कर रहे हैं इस समय चरण वंदना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री को ये मुगालता कैसे हो गया है कि कांग्रेस को तोड़ लेंगे? भाई जब G23 बना था वो नहीं तोड़ पाया, तो अब कौन कांग्रेस को तोड़ेगा? तो ये प्रधानमंत्री के अपने ख्याली पुलाव है। बहरहाल प्रधानमंत्री हैं तो उनको दिन में स्वप्न देखने का अधिकार है, बिल्कुल निश्चित तौर पर है, वो कितने भी स्वप्न देखें। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से यहाँ सवाल उठ रहे हैं, ये तो बात रही कि कैसे ये प्रधानमंत्री के बयान और प्रधानमंत्री किस तरीके से देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को लेकर वो अपने विचार रखते हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, यह दिखाता है कि कैसी निगेटिव पॉलिटिक्स उनके भीतर चल रही है, उनकी निगेटिव मानसिकता, एक नकारात्मकता एक देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को लेकर। और ऐसे में कैसे चुनाव, उन पर जो आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर वो चुनाव जीत रहे हैं, बिहार में भी चुनाव जीता, वो आरोप लगातार लग रहे हैं, उसका जवाब न तो बीजेपी की ओर से आ रहा है, हालांकि चुनाव आयोग पर लगने वाले तमाम आरोपों के जवाब बीजेपी की तरफ से तुरंत आते थे, लेकिन अभी बिहार चुनाव के बाद कोई ऐसी टिप्पणी नहीं आई है बीजेपी के नेताओं की, अमलेंदु जी, या आई हो तो शायद हमें ध्यान नहीं है। हाँ, अब अभी इस तरीके की नहीं आई है, और जो भी आई है वो दूसरी तरीके की टिप्पणियां आई हैं कि भाई अब ऐसा कर लेना चाहिए। इस समय तो बहुत जो सुर्खियां बनी हुई हैं वो आरजेडी बनी हुई है कि साहब वहाँ परिवार में टूट है। अरे भाई, तो परिवार में टूट है तो होगी, परिवार में टूट, पार्टी से उसको क्या लेना देना, और चुनाव से क्या लेना देना उसमें, वहां तो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था। खैर, इसको लेकर जो सवाल एक बार उठाए हैं, अशोक गहलोत को भी सुनते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कि किस तरीके से जो बिहार के चुनाव परिणाम आए हैं उनको कैसे वो जनादेश नहीं बल्कि ज्ञानादेश हैं, जो बार बार कहा जा रहा है। सुनते हैं अशोक गहलोत को। फिर मैं कहना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन दबाव में मिला हुआ है सरकार से, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। उनको चाहिए कि वो कृपा करके, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को विश्वास में लेकर के, सलाह लेकर के, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है सब जुडिस से, तब भी शुरू कर दिया 12 राज्यों में। यही काम अगर सबको बुला के बात करते, सुझाव लेते, उसके बाद में आप शुरू करते, किसी को एतराज नहीं होता। कौन चाहेगा कि फर्जी वोटिंग जो है या फर्जी उसमें लिस्टों में नाम आए या सही नाम नहीं आए, कौन चाहेगा? हर पार्टी चाहेगी कि वोटर लिस्ट के अंदर कोई भी नाम छूटे नहीं, जो जेन्युइन है, और कोई नाम कटे नहीं, वो कटे नहीं और फर्जी जुड़े नहीं, कौन नहीं चाहेगा? पर इन्होंने जो तरीका अपनाया ना, उसको लोग डाउट क्रिएट करते हैं इनके ऊपर। थैंक यू सर। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। सीधे चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है अमलेंदु जी, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तस्वीर, और ये तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली तस्वीर है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, हाँ माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की, और वो मुख्य चुनाव आयुक्त भी ज्ञानेश कुमार से कम नहीं थे, उनको भी लोग अभी भी याद करते हैं। लेकिन इधर बीच ज्ञानेश कुमार कुछ ज्यादा चर्चा में रहे हैं। तो
श्रीनिवास बीवी ने सवाल पूछ लिया कि ये किस देश में है आजकल। और सही बात है, बहुत दिनों से परिदृश्य में है नहीं, कहाँ पर है। राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये पुराने, इनसे ज्ञानेश कुमार से पहले वाले ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। काफी उस समय याद किए जाते थे, चर्चा में रहते, काफी चर्चा में रहते थे। आते थे तो बहुत घटिया जो है शेर व शायरी सुनाते थे। पता नहीं कहाँ से लेकर चले आते थे टीप के, और वो भी ठीक नहीं होता था, ना रदीफ होता था, ना काफिया होता था उसमें, पता नहीं जाने क्या जो थे लेकर चले आते थे। तो बहरहाल, लेकिन अब इनके बारे में पूछा जा रहा है ये किस देश में आजकल, और ये क्यों पूछा जा रहा है समीर जी? प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया, बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे गिरफ्तार करके लिया जा रहा है, और जनता के गुस्से से बचाने के लिए उनको हेलमेट पहनाकर और जैकेट पहनाकर ले जाया जा रहा है ताकि पत्थर पड़े तो उन पर चोट ना लगे। और इनके राजीव कुमार जी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये आजकल किस देश में है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को इनडायरेक्टली कह रहे हैं राहुल गांधी, पहले कह चुके हैं कि आप ये मत समझिएगा कि आप देश छोड़कर चले जाएंगे तो हम आपको लेकर नहीं आ पाएंगे, आप किसी भी दुनिया में चले जाएं, हम आपको लेकर आएंगे और सज़ा आपको मिलेगी। तो ये जो कुकर्म किए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, तो इसको लेकर तैयारियां हैं। जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे थे लोकसभा में कि हम ईवीएम से ही जीत कर आएंगे, ईवीएम खत्म करेंगे, तो इसी चुनाव आयोग की व्यवस्था से लोग जीत कर आएंगे, और फिर जो चुनाव आयोग में बैठ कर लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर। और जैसा कि राहुल गांधी कह चुके हैं कि चुनाव आयोग के अंदर से ही उनको सूचनाएं मिल रही हैं, तो ये ज्ञानेश कुमार जी अपना ठिया ठीक करें। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं कि किस तरीके से अगर आप आज गड़बड़ियां कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये पकड़ी नहीं जाएंगी, पकड़ी जाएंगी, लगातार पकड़ी भी जा रही हैं और उन पर आपको बताई भी जा रही हैं। आप भले ही उसको न स्वीकार कर रहे हो, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, लगातार सवाल उठ रहे हैं। और इधर एनडीए में क्या कुछ चल रहा है उसका नतीजा ये है कि अभी एनडीए के विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई है और उसमें नेता नहीं चुना गया है। खबरें आ रही हैं कि वहां स्पीकर को लेकर बीजेपी और जेडीयू में बड़ी खींचतान चल रही है। क्या कुछ होता है आगे, उस पर रहेगी हमारी निगाह। बने रहिए डीबी लाइव के साथ तमाम खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।